हेलो स्टूडेंट्स। तो हम सागर का 11वां अभ्यास सितारों से आगे हम कर रहे थे, जिसमें हम समास पढ़ रहे थे। और समास के हमने कितने भेद होते हैं ये जाना कि समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहले तो समास होता क्या है, समस्त पद क्या है, ठीक है, और विग्रह किसको कहते हैं, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। ये चीज़ें याद रहनी चाहिए क्योंकि ये तो बेसिक है ना। तो समस्त पद क्या है, दो शब्दों के मेल से बने शब्द को हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। समास क्या है, समस्त पद बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और विग्रह क्या है, देखो शब्दों को अलग करके लिखना, ठीक है, वो समस्त पद का विग्रह कहलाता है। शब्दों को अलग करके लिखना समस्त पद का विग्रह कहलाता है। और समस्त पद में प्रयुक्त जो पहला शब्द होता है, पहला शब्द, उसको हम पूर्व पद कहते हैं। और जो दूसरा शब्द होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। तो ये पहले बेसिक चीज़ें हैं जो याद करना अति आवश्यक है, पता होना चाहिए। अब समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। और जिसमें हमने सबसे पहला समास जो पिछले वीडियो में पढ़ा वो था तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास, जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के लिए जैसे भयभीत कहेंगे तो ये तत्पुरुष समास है, लेकिन ये समस्त पद है। अब समस्त पद का विग्रह करेंगे तो भय से भीत, है ना, भय से भीत, यानी यहाँ कारक चिन्ह लग गया, ठीक है, विभक्ति लग गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तत्पुरुष समास है, लेकिन ये क्या है, उसका विग्रह है। तो विग्रह करने के बाद ही हमें पता चलता है कि कौन सा समास है। ठीक है, तो अगला हम प्रश्न देखें, प्रश्न 5, पढ़िए और समझिए। तो सबसे पहले पढ़ना होता है, समझना होता है और फिर करना होता है। ठीक है, तो देखिए, सज्जन सुख दुख हानि लाभ की चिंता किए बिना परोपकार करते हैं। ठीक है, सज्जन सुख दुख हानि लाभ की चिंता किए बिना परोपकार करते हैं। अब सुख दुख क्या है, सुख दुख हानि लाभ में दोनों पदों की प्रधानता है, दोनों प्रधान है। देखो, है ना, सुख दुख हानि लाभ, ठीक है, दोनों क्या है, दोनों ही। अगर हम इसको छिपा दे में अगर केवल सुख बोलूं तो ठीक है, अपने आप प्रधान है ये, सुख दुख हानि लाभ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता, दोनों ही प्रधान है। ठीक है, अब याद रखने योग्य बात क्या है इसमें, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, ये समस्त पद है, इसमें दोनों पद प्रधान हैं, वहां द्वंद्व समास होता है। और विग्रह करते समय योजक के स्थान पर और का प्रयोग होता है। ये समस्त पद है, इस समय इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, और द्वंद्व समास में जब भी समस्त पद बनाएंगे तो हम योजक चिन्ह लगा देंगे, और जब हम उसका विग्रह करेंगे तो योजक चिन्ह के स्थान पर और लग जाएगा। ठीक है, अब नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए। तो देखो, अन्न जल लिखा है, ये समस्त पद है, कौन सा है, द्वंद्व समास है, जिसमें योजक चिन्ह लगा है, समस्त पद है। और कौन सा है, समास है, द्वंद्व समास। जब विग्रह करेंगे तो इसमें और लगेगा। देखो, अन्न और जल, देश विदेश, तो ये तो आसान है, ये तो कर सकते हैं। देश और विदेश यहां लिखेंगे आप। ठीक है, गंगा यमुना, गंगा और यमुना,
अमीर गरीब, अमीर और गरीब, आटा दाल, आटा और दाल। ठीक है, तो देखिए द्वंद्व समास तो आसान है ना, कोई मुश्किल नहीं है। योजक चिन्ह और इस तरह से शब्द हो तो वो समस्त पद है। और कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। अगर और लगा है इस तरह से तो यानी ये विग्रह है ना, समस्त पद का विग्रह है। लेकिन समास कौन सा है? द्वंद्व समास। नीचे दिए गए विग्रहों का समस्त पद लिखे। अब इसको आसानी से लिख सकते हैं आप। सुख और दुख, तो कैसे लिखेंगे? सुख, फिर बीच में योजक चिन्ह लगा दोगे, दुख। पाप और पुण्य, पाप, बीच में योजक चिन्ह, फिर पुण्य लिख दोगे। और के स्थान पर क्या लग जाएगा? योजक चिन्ह। भूख और प्यास, भूख प्यास, योजक चिन्ह। ठीक है, बीच में लगेगा। यश और अपयश, तो यश योजक चिन्ह लगाओगे, अपयश। और हटा देंगे सारे। रुपया पैसा, रुपया पैसा लिखेंगे और हट जाएगा, योजक चिन्ह लग जाएगा। स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष, बीच में योजक चिन्ह लगेगा और हट जाएगा। ठीक है, बस। तो द्वंद्व समास तो बहुत ही आसान था, है ना। अगला देखिए, पढ़िए और समझिए। यातायात अवरुद्ध हो जाने के कारण मैं चौराहा बहुत कठिनाई से पार कर सका। चौराहा यानी चार राहों का समूह। में पहला पद क्या है? पहला पद संख्यावाची है, संख्यावाची विशेषण है। ठीक है, तो याद रखिए, जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो वहां द्विगु समास होता है। संख्या यानी काउंटिंग, है ना, नंबर्स, जहां पे इस तरह का हो वहां पर क्या करेंगे? हम द्विगु समास लिख देंगे फटाफट से। चौमासा यानी चार, है ना। तो यहाँ देखिए, नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह करके हम देखेंगे। देखो, चौमासा तो यानी चार, चार मासों का समूह। ठीक है। तिरंगा, ठीक है, तीन रंग वाला। ठीक है, तो तीन हो गया ना। नवग्रह, ठीक है, नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। ठीक है। त्रिलोक, 3 लोक। ठीक है, त्रिलोक, 3 लोक। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये सबसे पहले आप देख रहे हैं, देखो चौमासा में हमने 4 मासों का समूह लिखा, तो द्विगु समास हो गया। तिरंगा, 3 रंग, है ना। नवग्रह, 9 ग्रह यानी 3 आ गया, 9 आ गया, दोपहर 2 आ गया, यहाँ पर त्रिलोक में 3 आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये जो पहला जो पद था वो क्या था? वो क्या था? संख्यावाची था। वो पहला पद संख्यावाची था, तो वहां पर हम क्या कहेंगे? द्विगु समास उसको कहते हैं। ठीक है, अगला क्या करेंगे? ये देखो, नीचे देखिए, विग्रहों का समस्त पद, 5 वटों का समाहार, पंचवटी। 5 तंत्रों का समाहार, पंचतंत्र। ठीक है, अब समस्त पद बना रहे हैं हम। नवरत्नों का समाहार, नवरत्न। 700 दोहों का समाहार। ठीक है, 700 दोहों का समाहार, तो क्या लिखेंगे यहाँ? 3 वेणियों की समाहार, 3 वेणियों का समाहार होना चाहिए। त्रिवेणी यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसको ज़रा छोड़ दें, इसको ज़रा ध्यान से, इसके लिए एक शब्द जो है प्रयुक्त होगा। ठीक है, बाकी आप इसको कर लें। तो जहाँ पर ये पहला पद जो है वो संख्यावाची हो, 7, 9, 3, ठीक है, 5, 5, तो ये क्या होता है? ये द्विगु समास। यानी द्विगु समास में हम संख्या देखते हैं पहले पद में। ठीक है, और जो द्वंद्व समास है उसमें और लगाते हैं, जब विग्रह करते हैं समस्त पद होता है तो बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, तो कितने आसान है ये समास। तो साथ साथ में याद भी करते रहिए और साथ साथ में कार्य भी करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले प्रश्नों के साथ प्रस्तुत होंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।